मानव ने जब प्रदीप को चोट खाकर जमीन पर गिरते हुए देखा तो भागकर प्रदीप के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? तुमको ज्यादा लगी तो नहीं ना? प्रदीप का शरीर करंट की वजह से अचानक से सुन्न हो चुका था। वो मानव के सहारे धीरे से उठने की कोशिश करते हुए बोला, ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन झटका इतना तेज था कि पता ही नहीं चल रहा कि कहां कहां मुझे चोट लगी है। लगता है मैं बस यहाँ चोट खाने ही आया हूँ। पहले भीमा ने मारा और अब ये पेड़ भी करंट मार रहा है। भीमा भी प्रदीप के पास आकर खड़े हो गए और तिरछी नजर से उसे घूरते हुए बोले, वो तो मैंने धीरे से मारा था, वरना तुम अभी तक वहीं पड़े रहते। मानव दोनों के बीच बचाव में आते हुए बोला, हम यहाँ ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। हम पेड़ से आम तोड़ने नहीं आए हैं। पहले यहाँ के मैकेनिक्स को समझो। देखो कि अगर पेड़ को पावर्स मिल रही हैं तो कहाँ से और कैसे मिल रही हैं, उसके बाद ही हम कड़ा निकाल पाएंगे। फिर मानव भीमा की ओर देखते हुए बोला, दादा, अगर कोई यहाँ आकर जान जोखिम में डालकर चोरी करता तो सारे टुकड़े लेकर जाता ना। कोई भी चोर सिर्फ 2 ही टुकड़े क्यों ले जाएगा? भीमा मानव के पास आकर बोले, तुमने देखा ना, वारिस जी के बंदोबस्त ने तुम्हारे साथ आए इस लड़के का क्या हाल किया है। मुझे यकीन है कि वो लोग बाकी के 4 टुकड़े निकाल ही नहीं पाए होंगे। 2 टुकड़े निकालने में ही उनको देवता भगत याद आ गए होंगे, थक हार कर भाग गए होंगे। मानव ने भीमा की बात सुनकर देविका की ओर देखकर बोला, देविका, तुमको क्या लगता है कौन लोग होंगे वो? देविका चुपचाप एक किनारे पर खड़ी अपने मोबाइल पर आए मैसेज को देख रही थी। मानव की बात सुनकर उसका ध्यान मानव पर गया तो बोली, तुम कुछ कह रहे हो क्या? मानव देविका के पास आते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। देविका शक पकाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हेडक्वार्टर से एक मैसेज आया था, कुछ इमेजेस हैं, वही देख रही थी। मानव ने आश्चर्य से देविका को देखते हुए बोला, लेकिन इस एरिया में तो कोई सुविधा ही नहीं है। बिना नेटवर्क वाले एरिया में तुमको मैसेज कैसे आ सकता है? देविका बोली, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है। जब इमरजेंसी काम होता है तो ऐसे ही मैसेज भेजा जाता है। मानव किसी अनहोनी की आशंका से घबराया हुआ बोला, क्या हुआ देविका, सब ठीक तो है ना? देविका ने एक नजर मानव के चेहरे पर डाली और मोबाइल को जेब में रखते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। देविका की बात से मानव के चेहरे का कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला। वो उसी भाव से देविका को देखते हुए बोला, जब से बनवारी ने घर गिराया है तब से मुझे ऐसी खबरों की आदत हो गई है। अब अगर हर 2 दिन पर ऐसी कोई खबर ना मिले तो लगता है जैसे दुनिया ही रुकी हुई है। तुम बताओ, अब कौन सी बुरी खबर है? देविका मानव के चेहरे पर आए सख्ती के भाव को देखकर बोली, राघव की गर्लफ्रेंड चंचल को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। सीसीटीवी में 2 लोगों को देखा गया है, लेकिन चेहरा ढका हुआ था, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। और दूसरी बुरी खबर यह है कि किसी ने गुरुजी के समाधि वाली कब्र को खोलने की कोशिश की थी। मानव ने बीच में ही देविका को टोकते हुए नाराजगी भरे अंदाज में बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वहां किसी को तैनात कर दोगी निगरानी के लिए। देविका बोली, हाँ, मैंने वहां ऑलरेडी सादे कपड़ों में एक सिपाही तैनात कर रखा है, इसलिए कब्र पूरी तरह से नहीं खुल पाई थी। जिसने भी कोशिश की थी वो बस कोशिश करके ही रह गया, उसे कामयाबी नहीं मिली, उसे भागना पड़ा। चंचल पर अटैक की बात सुनकर मानव का दिमाग गर्म हो गया। चंचल की दवाई ठीक से हो सके इसलिए राघव को जाना पड़ा, और अब उसी चंचल पर अटैक। मानव गुस्से में खुद से ही बोला, अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनसे क्या कहूंगा कि मैं चंचल को कोमा में छोड़कर स्पिरिट स्टोन ढूंढ रहा था? मानव देविका की ओर देखते हुए बोला, देविका, मुझे जाना होगा, मुझे चंचल के पास जाना होगा, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो मैं राघव भैया को जवाब देने लायक नहीं बचूंगा। देविका ने मानव को समझाते हुए बोला, वहां सिक्योरिटी है, डॉक्टर है, उसके पापा हैं, और हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन हम इतना आगे आकर अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। हमें कैसे भी करके कड़े के बाकी 2 टुकड़ों को लेना ही होगा। उसके बिना हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, और फिर अभी ये सिर्फ चंचल की बात है, उधर पूरा गरुड़ दल ही बर्बाद होता जा रहा है। मानव आगे कुछ बोलने वाला था कि तभी भीमा की आवाज आई, यहाँ देखो, यहाँ कुछ है। मानव और देविका भागकर भीमा के पास गए तो खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। प्रदीप भी दीवार का हल्का सा सहारा लेकर पास में ही खड़ा था। मानव ने घुटने के बल बैठकर जमीन पर देखा तो बर्फ से पटी हुई जमीन
थोड़ी सी जगह पर लाल थी। मानव ने हाथ फेर कर देखा तो दस्ताने में सिर्फ हल्का पानी आया, बाकी कुछ नहीं। तभी देविका ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ी दूर पर दूसरे निशान की ओर इशारा किया। चारों लोग निशान के पीछे गए, लेकिन कुछ मीटर बाद ही निशान दिखने बंद हो गए। मानव कुछ देर सब देखने समझने के बाद भीमा की ओर मुड़ा और बोला, दादा, आप सही कह रहे थे। वारिस जी का बंदोबस्त सच में अच्छे लेवल का है। जरूर यहाँ पर कोई घायल हुआ है और उसी के खून की बूंदें यहाँ बर्फ में पड़ी हुई है। देविका बर्फ पर पड़ी खून की बूंदें देखती हुई बोली, ये खून ताजा है, शायद कुछ घंटे या आजकल का हो। अगर ज्यादा पुराना होता तो अब तक नेचुरल रिएक्शन से इसका रंग बदल चुका होता, और अगर ये बर्फ की बजाय मिट्टी पर होता तो कब का गायब हो चुका होता। प्रदीप मानव की ओर देखते हुए बोला, अगर ये खून उन लोगों में से किसी का है जिन्होंने कड़े के हिस्से चुराए हैं, तो हमें जल्दी से उन्हें ढूंढ निकालना चाहिए, इससे पहले कि वो हमारी पहुंच से दूर निकल जाएं। मानव बोला, जिस तरह से इस खून की बूंदें पेड़ के पास ज्यादा और पीछे आते आते कम हो रही हैं, ये तो कंफर्म है कि जो भी घायल हुआ है पेड़ से ही हुआ है। भीमा मानव की ओर देखते हुए बोले, तो फिर हमें जल्दी से उसे पकड़ना चाहिए। वो अभी इस बर्फ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। भीमा की पहुंच से बाहर जाना किसी के लिए आसान नहीं है। मानव को चुप देखकर देविका ने भीमा को मानव की ओर जाने का इशारा किया। भीमा मानव के पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखो बेटा, अच्छा और बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हम इंसान हैं, ईश्वर नहीं कि सब ठीक कर दे। तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक जान बचाने के बदले में कई जानें गंवा देना क्या यह उचित है? तुम एक लड़की को बचाने के लिए पूरे गरुड़ दल को संकट में अकेले उनके भाग्य पर छोड़ देना चाहते हो? मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ काम किया है। वो एक सच्चे नायक थे। भावुकता को नियंत्रण में रखकर वो फैसला लेना जो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए सही हो। पिताजी का जिक्र सुनकर मानव थोड़ा भावुक हो गया। उसने एक नजर भीमा की ओर डाली और धीमी आवाज में बोला, आपको क्या लगता है दादा, अगर उस लड़की की जगह मेरी माँ या मेरी बहन होती तो पिताजी क्या करते? क्या पिताजी तब भी न जाते? भीमा सौम्यता से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब सिंहासन मिलता है तो उसके साथ नाम, पद और प्रतिष्ठा ही नहीं, जिम्मेदारी भी मिलती है। एक नेता और सरदार के लिए अपना रिश्ता, अपना परिवार जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके लिए प्राथमिकता निश्चित होती है। पहले देश, फिर समाज, फिर दल, फिर परिवार, फिर वो स्वयं। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो वो पूरे दल की जान बचाने को चुनते, ना कि अपने परिवार की। इसलिए उन्होंने तुम्हें। आगे बोलते बोलते भीमा रुक गए और चुप हो गए। भीमा को अचानक चुप होते देख मानव बोला, इसलिए उन्होंने मुझे? क्या दादा, अब चुप क्यों हो गए? भीमा बात बदलते हुए बोले, नहीं कुछ नहीं, वो बस बेवजह की बात थी, कोई जरूरी बात नहीं थी। मानव ने भीमा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, दादा, मैं आज तक अपने गांव, स्कूल और परिवार में रहा। वो चीजें जो मुझे और मेरे दल के काम आए वो मैंने कभी नहीं सीखा। मुझे मेरे पिताजी के बारे में बताइए ताकि मैं कुछ अच्छा सीख सकूं, उनके जैसा बन सकूं। आप प्लीज मुझसे छिपाइए मत। मानव के भीमा के कंधे पर हाथ रखने की वजह से भीमा का सख्त स्वभाव भी नरम पड़ गया। वो बोले, मानव, तुम बातें करने में बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। वो भी ऐसी ही बातें करती थी। मानव तपाक से बोला, तो फिर बताइए ना, जो आप बोलते बोलते चुप हो गए। भीमा बोले, मैं यही कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने अपने परिवार से भी ज्यादा अपने दल को महत्व दिया। इसलिए जब लड़ाई हुई तो तुमको और तुम्हारी माँ को प्रचंड की जरूरत थी। तब वो वहां नहीं पहुंच पाए और तुम्हारी माँ को ही अपनी रक्षा करनी पड़ी और तुम वहां से यहाँ आ गए। मानव भीमा की बात सुनकर एकदम चुप हो गया। उसके दिमाग में माँ की कब्र, उनके पंख, पिताजी का कड़ा और उनका कवच दिमाग में घूम गया। मानव मन में ही हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मैं अपने माँ बाप की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे वो कड़ा ढूंढना ही होगा। मुझे स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करके उस पार जाना ही होगा। मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता हूँ। मानव वापस देविका और प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, मुझे कैसे भी करके वो स्पिरिट स्टोन चाहिए। मुझे अपने लोगों के पास जाना है। मुझे वो अधूरा काम पूरा करना है जो मेरे पिताजी से अधूरा रह गया। फिर प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम इस पेड़ का मैकेनिज्म समझ पाए कि इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्रदीप पेड़ के जड़ के पास जाकर लकड़ी से जड़ के खुले भाग की ओर इशारा करते हुए बोला,
इस पेड़ को लगाने का तरीका ही सबसे अलग है। जमीन के अंदर कड़े के टुकड़ों को 4 अलग-अलग जगहों पर रखा गया है और शायद ऐसे रखा गया है कि वो जड़ के पास जाकर फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जड़ के पास काफी सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। और वारिस जी ने 2 टुकड़े को पौधे के ऊपर लगाया था, जिससे फोटोसिंथेसिस होता रहे। भीमा ने बीच में टोकते हुए बोला, मैंने कहा था कि वारिस जी का ये बंदोबस्त अलग ही स्तर का है। भीमा के चुप होते ही देविका बोली, और यही ऊपर वाले 2 टुकड़े गायब हैं। मानव ने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा और सारी मैकेनिज्म को समझने के बाद प्रदीप से बोला, लेकिन जब ये 6 टुकड़े आपस में इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो इनको अलग कैसे किया होगा? यहाँ तो कोई पावर कट या स्विच जैसी चीज भी नहीं है। प्रदीप भीमा की ओर देखते हुए बोला, जैसा कि भीमा दादा ने पहले ही कहा था, वारिस जी का बंदोबस्त अलग लेवल का है। चोरी करने वालों ने पहले डाल को काटने की कोशिश की, लेकिन पहले तो ये कटने से रहा, और अगर कोई बहुत ज्यादा कोशिश करता तो इसको काटते ही हजारों वोल्ट का झटका लगता और आदमी वहीं जलकर राख हो जाता, क्योंकि इस पेड़ के जाइलम फ्लोएम में भी अब करंट ही दौड़ रहा है। प्रदीप के इतना बोलते ही देविका हंस दी। देविका को हंसते देख प्रदीप शर्मा गया। मानव ने दोनों को देखा तो देविका से पूछा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या ये कुछ गलत कह रहा है? देविका मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, इसने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन तुम पहले इससे ये पूछो कि इसको जाइलम फ्लोएम के करंट के बारे में कैसे पता चला। प्रदीप ने शर्म और खीज से देविका की ओर देखा और बोला, तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो, हो जाती है कई बार, गलती तो किसी से भी हो सकती है। मानव प्रदीप और देविका को चुप कराते हुए बोला, पहले ये बताओ हुआ क्या? देविका प्रदीप की ओर देखते हुए बोली, जब हम यहाँ आए, हमने पेड़ का इंस्पेक्शन किया, उसको देखा, समझा, और प्रदीप ने सबसे पहले आते ही एक पत्ता पकड़कर जोर से खींच लिया और उसी वजह से उसको झटका लगा था। तभी से वो उस पत्ते को लिए बैठा है और जाइलम फ्लोएम बता रहा है। देविका की बात सुनकर मानव हंस दिया और प्रदीप ने पत्ता मानव की ओर बढ़ा दिया। भीमा ने देविका की बात सुनी तो बोल पड़े, मैंने तो पहले ही कहा था कि वारिस जी का बंदोबस्त अलग ही स्तर का है। अचानक मानव का चेहरा सख्त हो गया। उसने जेब से अपनी खंजर निकाली और आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। क्या मानव कड़े के टुकड़ों को निकाल पाएगा? आखिर कौन है चंचल पर अटैक करने वाले लोग? क्या मानव बाकी 2 टुकड़ों को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।